दोस्तों, 12th फेल मूवी का एक बड़ा प्यारा लाइन है। आंसू ना बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना मेरी किस्मत से मैं कल फिर आऊंगा। यही कहानी को दर्शाते हुए मैं 4 स्टोरीज लेके आया हूँ ओलंपिक्स के इतिहास से। ऐसे एथलीट्स की स्टोरी जिन्होंने ये दिखाया कि इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो दृढ़ निश्चय वो अगर ठान ले तो वो इतिहास रच सकता है। तो शुरू करते हैं पहली कहानी से। तो दिन था 23 जून 1940। यूएसए का सेंट बेथलेहेम शहर, यहाँ पर विल्मा रुडोल्फ का जन्म होता है। जब ये पैदा हुई थी ये थोड़ी प्री मैच्योर थी और इनका वेट बहुत ही कम था, सिर्फ 4.5 पाउंड का वेट था इनका। यहाँ से तो उनकी मुश्किलें से शुरू ही हुई थी, क्योंकि इनको इसके बाद बचपन में पोलियो भी हो गया था। इस पोलियो की वजह से इनकी जो लेफ़्ट का लेग है वो काफ़ी वीक हो गया था। और इसके बावजूद इसके अलावा इनको बचपन में न्यूमोनिया, स्कारलेट फीवर जैसी बहुत सारी बीमारियां भी हो गई थी। ऑन टॉप ऑफ दिस, डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़की ज़िंदगी में अपने ये लेग के पैर के ब्रेसेस हटा के कभी चल भी नहीं पाएगी। लेकिन डॉक्टर को ऐसा लगता था, समाज को ऐसा लगता था, लेकिन विल्मा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि विल्मा एक बड़े लार्ज परिवार में पैदा हुई थी। तो इनको बचपन से ही रेजिलियंस और कोऑपरेशन की सीख दी गई थी। इनके पास ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी और डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि लड़की कभी चलेगी भी नहीं। लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग फैसिलिटी के भी उबड़ खाबड़ रास्तों पे ही ये लड़की ना सिर्फ चली, लेकिन ये दौड़ी। और ये लड़की ऐसी दौड़ी कि अमेरिका के इतिहास में ये पहली महिला एथलीट बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीते। और ये कारनामा इन्होंने करके दिखाया था रोम ओलंपिक्स में, 1960 के रोम ओलंपिक्स में। और इनको खिताब मिला गया था दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वुमेन का। ये होती है शक्ति इंसान के निश्चय की, इंसान की डिटर्मिनेशन की। तो चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। साल था 1938। हंगरी में कैरली नाम के एक आर्मी के अफसर थे, जो कि दुनिया के सबसे बढ़िया पिस्टल शूटर्स में से एक थे। इनको बहुत फेवरेट माना जा रहा था कि ये 1940 के ओलंपिक्स के लिए काफ़ी अच्छे कैंडिडेट है और इनका यही सपना था कि मुझे ओलंपिक्स में मेडल लेना है। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 1938 में आर्मी की प्रैक्टिस के टाइम पे इनका जो डोमिनेंट हैंड है वो पूरा हाथ ही उड़ गया। तो अब एक इंसान जो शूटर है उसका हाथ ही उड़ गया, उसके बावजूद वो इंसान क्या करेगा उस परिस्थिति में? या तो वो इंसान गिव अप कर दे और अपनी ड्रीम को छोड़ दे, लेकिन या तो वो कैरली हो जो डिसाइड करे कि ये चीज़ मुझे पीछे नहीं छोड़ेगी, इवन तो मेरा हाथ नहीं है, कोई बात नहीं। इन्होंने अपने नॉन डोमिनेंट दूसरे हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और सिर्फ कोई एमेचर लेवल पे नहीं, इन्होंने फिर मेहनत करी और अपने दूसरे हाथ से उसी ओलंपिक लेवल पे वापस आए। और फिर साल का आया 1940। यहाँ इनकी कहानी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। 1940 के जो ओलंपिक्स थे, टोक्यो के ओलंपिक्स, वो ओलंपिक्स से कैंसिल हो गए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब एक इंसान जो पूरे का पूरा हाथ ही चेंज करके फिर से मेहनत करके उस लेवल पे आया है, उसका सपना है कि मेरे को ओलंपिक्स में आगे जाना है, लेकिन ओलंपिक से कैंसिल हो जाए तो इंसान की क्या मनोस्थिति रही होगी। लेकिन ये तो थे कैरली। इन्होंने 4 साल और मेहनत करी और 1944 तक पहुंच गए। ये फिर ओलंपिक्स के लेवल पे ही थे, लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। तो सोचिए, अब ये 6-7 साल से इसी चीज़ में लगे हुए हैं, अपना पूरा हाथ बदल के इसी सपने के लिए बैठे हुए हैं कि मेरे को ओलंपिक्स का मेडल जीतना है, और 2 बार ओलंपिक्स ही कैंसिल हो गए। लेकिन ये व्यक्ति थे ही किसी और मिट्टी के बने हुए, क्योंकि इन्होंने 4 साल फिर और मेहनत करी और 1948
1948 के ओलंपिक्स में ये दुनिया के ऐसे पहले पर्सन बने जिन्होंने अपने दूसरे हाथ से, एक ही हाथ से, अपने इकलौते हाथ से गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में। और वो यही नहीं रुके, इन्होंने इसके 4 साल बाद 1952 में दोबारा गोल्ड मेडल जीता। ये है इंसान की डिसीजन की पावर कि इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। 1986 में 12 मई को इम दोंग ह्यून का जन्म होता है। ये जब पैदा हुए थे तो इनको एक विजुअल इम्पेयरमेंट था। तो इनकी दिक्कत ये थी कि इनकी लेफ्ट आई में 20/200 का विजन था और राइट आई में 20/100 का विजन था। इसका मतलब कोई भी चीज़ को ठीक से देखने के लिए इनको अपनी लेफ्ट आई के 10 गुना ज़्यादा क्लोज रखना पड़ेगा, तभी उनको वो दिखाई देगी। इनकी ये विजुअल इम्पेयरमेंट थी। लेकिन इस व्यक्ति ने, आप यकीन नहीं करेंगे क्या डिसाइड किया अपने करियर के लिए आगे। ये ऐसी फील्ड में जाना चाहते थे जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता था, वो थी आर्चरी। तो सबने इन पर डाउट किया, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये व्यक्ति तो लीगली ब्लाइंड है, वो भी आर्चरी में कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये थे इंसान अलग ही मिट्टी के बने हुए। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो आर्चरी में ही जाऊंगा। इतनी मेहनत करी कि एकदम एक्सेप्शनल आर्चरी स्किल्स इनकी बन गई। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये एक समय पे पूरी दुनिया के नंबर 1 आर्चर थे, जो कि टेक्निकली लीगली ब्लाइंड थे। और यहीं पर नहीं रुके दोस्तों, 2004 और 2008 के समर ओलंपिक्स में ये व्यक्ति गोल्ड मेडल लेके आए। ऐसा व्यक्ति जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ पैदा हुआ था, जिस पे सारी दुनिया ने शक किया था, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति गोल्ड मेडल लेके आए। और इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये है इंसान के डिसीजन की पावर। अब हम लास्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये एक रेस के बारे में है, सिर्फ एक रेस के बारे में। लेकिन ये कोई आम रेस नहीं थी दोस्तों, ये रेस हमें जिंदगी की रेस के बारे में बताती है। साल था 1972, म्यूनिक ओलंपिक्स। तो मेंस 800 मीटर की रेस में डेव वॉटल नाम के व्यक्ति एक दौड़ रहे थे। अगर आप उस रेस का वीडियो प्ले करें, उसमें आपको ये देखेगा कि पहले 500 मीटर तो ये व्यक्ति सबसे बहुत दूर एकदम पीछे था। कोई चांस नहीं था कि ये व्यक्ति लास्ट की जगह क्या सेकंड लास्ट भी आ जाए। ये भी किसी को यकीन नहीं होता अगर आप किसी को उस 500 मीटर के वक्त पे बोल देते। लेकिन ये सारी दुनिया को लगता था, ये डेव को नहीं लगता था। क्योंकि जब आपको वो क्लिप में दिखाई देता है कि लास्ट के 300 मीटर में इन्होंने एक एक करके लोगों को पीछे छोड़ना शुरू किया। पहले सेकंड लास्ट को, फिर उसके पहले को, उसके पहले को, और सिर्फ इन 300 मीटरों में इन्होंने सबको पीछे छोड़ के ये गोल्ड मेडल लेके आए। ये कहते हैं, इसको कभी कभी माना जाता है ग्रेटेस्ट कमबैक इन ओलंपिक हिस्ट्री। और ये सिर्फ एक रेस का कमबैक नहीं है, ये जिंदगी का कमबैक है। कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप भी किसी भी मुकाम पे हो, लेकिन आपको जहाँ पहुँचना है आप वहाँ पहुँच ज़रूर सकते हैं, कि वो 300 मीटर ज़िंदगी के कभी भी आ सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही मुझे बताना था। मेरा मन था कि जो भी ओलंपिक्स में मेरे को सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज लगती है वो मैं आपसे शेयर करूं। सुनने के लिए धन्यवाद।